हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का जो टॉपिक है अपने पास वो क्या, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। ठीक है, मान लिया मेरे पास कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है। आपको पता है ये चीज़ कि अगर अपने कंडक्टिंग स्फीयर को या कंडक्टिंग शीट को कोई भी चार्ज देते हैं तो वो चार्ज रिपल्शन फोर्स के कारण सारा का सारा कहाँ जाता है, इसके सरफेस पे आ जाता है। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया। कंडक्टिंग स्फीयर को मैंने कोई चार्ज दिया, वो चार्ज रिपल्शन फोर्स के कहाँ दिया, उसके वॉल्यूम में दिया था, और सारा रिपल्शन फोर्स के कारण सारा का सारा चार्ज कहाँ आ गया, इसके सरफेस पे आ गया। तो अब यहाँ पे एक बात और देखो, मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर क्या लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। मतलब इस कंडक्टिंग स्फीयर के प्रत्येक एलिमेंट पर, मतलब इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, एलिमेंट जो चार्ज होगा उस पर कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। अब देखो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ। तो इस पर जो प्रेशर होगा वो भी कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। अब अगर मान लो किसी चीज में फोर्स लगा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में क्या लगता है अपने पास, प्रेशर। तो इतनी बात अपने देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, व्हेन ए कंडक्टर इज चार्ज्ड देन द एक्स्ट्रा चार्ज। मेरे पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर था, पहले से चार्ज था, उसको मैंने एक्स्ट्रा चार्ज दिया, तो रिपल्शन फोर्स के कारण सारा का सारा चार्ज कहाँ, उसके सरफेस पे आया। गिवन टू द कंडक्टर मूव टुवर्ड्स द सरफेस एट सरफेस ईच चार्जेस रिपल्स, मतलब रिपल्स होंगे। अदर चार्जेस, मतलब ये चार्ज इस चार्ज से रिपल्स होगा, ये चार्ज इस चार्ज से रिपल्स होगा, या ये चार्ज इस चार्ज से क्या होगा, रिपल्स होगा। मतलब रिपल्सन फोर्स मतलब कुलाम्स फोर्स कहां लगेगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, रिपल्स अदर चार्जेस बाय कुलाम फोर्स, सो ए नेट फोर्स। अब अपने को पता नेट फोर्स कहां लगा, इसके सारा का सारा कहां लग रहा है, जो नेट फोर्स मिलेगा वो कहां मिलेगा, इस स्फीयर के बाहर मिलेगा। नेट फोर्स वर्क्स अपॉन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड हैंस डज द प्रेशर। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कुलाम फोर्स, उसी डायरेक्शन में अपने को क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। अब फोर्स को अपने कैसे काउंट करेंगे देखते हैं। तो देखो, लेट कंसीडर द कंडक्टर इनटू एरिया एलिमेंट ए बी एंड ए सी बी। देखो मेरे को पीछे पेज ना करे तो एक एक्स्ट्रा पेज ले रहा हूं जिस पर वो पीछे का डायग्राम कंडक्टिंग स्फीयर बनाया हुआ है। तो इस पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया इतना का। ठीक है, इस कंडक्टिंग स्फीयर का ए बी। ठीक है, अब देखो पूरे पे कितना चार्ज था, क्यू था। पूरे जो कंडक्टिंग स्फीयर उसका एरिया कितना है, एस है। तो इस स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज मान लिया मेरे पास कितना है, डी क्यू है, और इसका जो एरिया मान लिया वो मेरे पास कितना है, डी एस है। देखो एक एरिया एलिमेंट ले लिया मैंने ए बी, तो जो बाकी रह गया ए सी बी। मतलब यहां पे मैंने दो एलिमेंट लिए हैं, एक तो लिया है ए बी, और ए बी के अलावा जो कंडक्टिंग स्फीयर का शेष पार्ट रहा है उसको मैंने नाम दे दिया ए सी बी। इतनी बात समझ आई सभी को। लेट कंसीडर द कंडक्टर इनटू एरिया एलिमेंट ए बी एंड ए सी बी। एक तो ए बी ले लिया ये रहा, और एक क्या ले लिया, ए सी बी। मतलब इस छोटे से पार्ट के अलावा जो शेष पार्ट रह गया। अब देखो इसने आगे क्या बोला है, ए बी होल्ड द चार्ज एंड एरिया डी क्यू एंड डी एस। मैंने ये बात बता दी, जो ए बी पार्ट है उस पर चार्ज कितना है, डी क्यू है, और एरिया कितना है, डी एस है। आगे देखते हैं, रिस्पेक्टिवली E1 एंड E2 आर द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एलिमेंट ए बी एंड ए सी बी। जो E1 और E2 है। अब बात करते हैं जो ए बी है, जो ए बी पार्ट है अपना, ध्यान से देखिए, जो ए बी पार्ट है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसको मैंने नाम दिया है E1। जो शेष रह गया अपने पास ए सी बी, कितना जो बाकी रह गया ए सी बी, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मैंने क्या नाम दे दिया, E2। मतलब जो ए बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसको क्या नाम दिया मैंने, E1। ए सी बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसको क्या नाम दिया मैंने, E2। ठीक है, इतनी बात समझ आई। आगे देखते हैं। नाउ इफ टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट आर कंसीडर एज P1 इनसाइड। मैंने दो पॉइंट लिए यहां पे, एक पॉइंट ले लिया इस स्फीयर के अंदर, उसको नाम दे दिया P1। एक ले लिया इसके बाहर, उसको नाम दे दिया P2। देखो, इनसाइड ऑफ द कंडक्टर एंड P2 एट आउटसाइड द
कंडक्टर। मतलब इन दोनों पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, इस ए बी पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इस ए सी बी पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा। P1 पॉइंट पर इन दोनों पार्ट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा। तो यहां पे आप एक बात ध्यान रखिए, जो ए बी को आप अलग पार्ट मानो और ए सी बी को क्या करो, अलग पार्ट मानो। सबसे पहले क्या करो, इस ए सी बी पार्ट को आप भूल जाओ, सिर्फ अपने पास कितने ए बी पार्ट है, मतलब कुछ इस प्रकार का ए बी पार्ट है, इस पर चार्ज है। तो इस ए बी पार्ट के कारण इस P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब इस डायरेक्शन में मिलेगा। कितना मिला है, E1। अपने को पता है किसी भी सरफेस से जो चार्ज होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ क्या लिखता है, परपेंडिकुलर बाहर निकलता है। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इस डायरेक्शन में होगी, अपने को पता लग गया। अब बात करेंगे, बस इस ए बी पार्ट को भूल जाओ। अब अपने पास है ए सी बी पार्ट, कुछ इस प्रकार है, देखो इस प्रकार है ए सी बी पार्ट। ये ए पॉइंट है मान लो, ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ये P1 पॉइंट ये रहा। तो इसके भी परपेंडिकुलर निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर निकलेगा। तो मतलब जो E2 की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगा। मतलब P1 पॉइंट पर जो E1 और E2 उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इन दोनों एलिमेंट्स के कारण ए बी और ए सी बी पार्ट के कारण जो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना आएगा, तो EP1 बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि अपने को पता है E1 और E2 P पॉइंट पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकता हूं, P1 पॉइंट पर E1 माइनस में E2। इसको मैंने यहां पे इक्वेशन नंबर दे दी 1, ये देखो, ठीक है। उसके बाद अपने निकालते हैं P2 पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा दोनों पार्ट्स के कारण। तो सबसे पहले देखो, इस पार्ट को भूल जाओ, अपने ए बी पार्ट है, ए बी पार्ट ये रहा। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगा, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में मिलेगा, डायरेक्शन निकालनी है। अब इस पार्ट को अपने छोड़ दे तो अपने पास क्या रहेगा, ए सी बी। इसी प्रकार तो इस पे भी परपेंडिकुलर कहां होगा, इसी डायरेक्शन में। मतलब P2 पॉइंट पर ए बी और ए सी बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो P2 पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 प्लस में E2, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। ये देखो, एट पॉइंट P2 E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P2 कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो अपनों कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर चुके हैं, पहले भी बात की थी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कि उसके इनर पार्ट के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज की वैल्यू क्या है, इसके इनर पार्ट के अंदर 0, सारा का सारा चार्ज क्या है, इसके सरफेस पे। तो इनर पार्ट के अंदर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ये देखो, सिंस P1 इनसाइड द कंडक्टर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड P1 कितना हो जाएगा, 0 हो गया अपने पास। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकता हूं, 0 इक्वल्स टू E1 माइनस E2। तो क्या आ गया, E1 बराबर E2, कोई दिक्कत। इक्वेशन 1 और 3 से मैंने इस EP1 को 3 दी, तो E1 माइनस E2, E1 इक्वल्स टू E2 आ गया। यहां तक मैं समझ सकता हूं, आपको समझ आ गया। आगे बात करते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं जो P2 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है कंडक्टिंग स्फीयर के लिए किसी आउटवर्ड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ये अपने पढ़ के आ चुके हैं, गॉस लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ा था। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, किसी आउटवर्ड पॉइंट पर वो कितना मिला था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो EP2 की वैल्यू, इस P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, EP2 बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो यहां क्या रख दूंगा, EP2 की जगह में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। इक्वेशन 2 से क्या है, E1 प्लस में E2, और अपने को पता है जो E1 इक्वल्स टू में क्या है, E2 है। तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट E2 प्लस में E2, क्योंकि E1 E2 क्या दोनों इक्वल्स हैं। तो यहां पे जो E2 की वैल्यू आएगी, देखो 2E2 बनेगा, 2 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। ये क्या मिल गया मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। E2 इक्वल्स टू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। और मैंने आपको यह बात बताई थी कि जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण है, AB पार्ट के कारण। तो E2 पार्ट किसके कारण, ACB पार्ट के कारण। मतलब इस ACB जो पार्ट है अपना, ये वाला ACB पार्ट, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला अपने को इस डायरेक्शन में कितना मिला है, E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट।
अगर बात करते हैं यहां से अपने E1 की वैल्यू निकालते हैं, मतलब E1 प्लस E2 कर दे तो AB आता, तो AB पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता वो कहां मिलता अपने को, इस डायरेक्शन में P पॉइंट पर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एलिमेंट AB ड्यू टू पार्ट ACB ऑफ द कंडक्टर विल बी E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसने क्या बताया है कि इस AB पार्ट पर इस ACB पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, इस AB पार्ट पर जो अपना बाकी पार्ट है ACB के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो कितना मिला है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या निकालना है, इस स्मॉल पार्ट पर मैं क्या निकालूंगा, फोर्स निकालूंगा। मतलब देखो जो ACB पार्ट था अपना, यहां पे बताता हूं वापस मैं आपको, तो ACB पार्ट था अपना, उस पर सारा चार्ज क्या था, पॉजिटिव। इस पे भी कैसा चार्ज है, AB पे पॉजिटिव। तो ACB जो पार्ट है इस AB पार्ट पर क्या आएगा, फोर्स लगाएगा। तो देखो यहां पे पार्ट क्या है, स्मॉल है, तो जो फोर्स भी क्या लगेगा, इस स्मॉल पार्ट पे स्मॉल लगेगा, DF। तो इस फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स अपने को पता है क्या, अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F अपॉन में Q। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E Q। स्मॉल पार्ट की बात करें तो यहां पे कितना आ जाएगा, DF, यहां पे कितना आ गया, AB पार्ट पर निकालना है, तो E2 इंटू में DQ। E2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में DQ। अब वो बात की थी AB पार्ट पर चार्ज कितना था, DQ था। इसके पर यूनिट पर अगर अपने चार्ज निकाले, सरफेस पे जो पर यूनिट एरिया पे चार्ज हो तो क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब टोटल चार्ज कितना है, DQ। टोटल एरिया कितना है स्मॉल पार्ट पे, DS। तो DQ की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा DS। तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा, DQ इक्वल सिग्मा DS। तो देखो सिग्मा सिग्मा स्क्वायर हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट DS। तो ये क्या आ गया अपने पास, उस स्मॉल एलिमेंट पे क्या आ गया, फोर्स आ गया। अगर पूरे सरफेस पे फोर्स निकालना तो मैं इस DF का क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन DF। तो अपने को क्या मिलेगा, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट DS, ठीक है। अगर मान लो इस DF के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया इसके एरिया का DS का, तो अपने पास क्या रह गया, 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आप एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे क्या, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर इनटू में एरिया। एरिया अपने मान लो S लेके चल रहे हैं, एरिया क्या लिया है, S लिया, तो F अपॉन में S होता तो क्या होता, पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता था उसको क्या कहते थे अपने, प्रेशर कहते थे। तो वही बात यहां है, अगर इस पर यूनिट, अगर अपने क्या करें जो फोर्स है उसके AB पार्ट पर यूनिट पर फोर्स निकालना हो, तो मैंने पूरे एरिया का उस AB पार्ट का डिवाइड कर दिया, तो पर यूनिट फोर्स पर जो प्रेशर हुआ वो कितना हो जाएगा, 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो LHS जो पार्ट है, LHS क्या है, DF अपॉन में DS ऑफ द इक्वेशन डिनोटर फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स होगा उसे अपने क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। तो ये था अपना आज का टॉपिक, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। दोबारा मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूं कि मैंने क्या लिया, यहां पे कोई कंडक्टिंग स्फीयर, उसको मैंने कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिया, तो सारा का सारा चार्ज कहां है, उसके सरफेस पर। फिर मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, AB और ACB। AB पार्ट पर देखो चार्ज माना मैंने DQ, इसका एरिया मान लिया DS। तो पहले मैंने क्या किया, इसके इनर पार्ट में और आउट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। उसके बाद अपने पता इनर पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो वहां से अपने को क्या मिला, E1 इक्वल टू E2। वो मैंने मतलब आउटर पर अपने को जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था उसके अंदर पुट कर दिया था, और वहां से अपनों ने फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। तो ये था अपना आज का टॉपिक। थैंक यू।